Today's main topic is Chola Empire and subtopic is economic life of the Chola period. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कितना साउंड एडमिनिस्ट्रेशन चोला एम्पायर के अंडर में है और हम इकोनॉमिक लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पब्लिक मेन रेवेन्यू क्या है, पब्लिक रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू सबसे मेनली जो डिराइव्ड है वो लैंड रेवेन्यू है। लैंड इज द मेजर सोर्स ऑफ द रेवेन्यू और ये काइंड और कैश दोनों में ही कलेक्ट किया जा रहा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है विलेज असेंबलीज। जो ऑलरेडी हमने डिसेंट्रलाइजेशन का एलिमेंट देखा था, तो वो विलेज असेंबलीज इसको कलेक्ट करते हैं एंड हैंड इट ओवर टू द टैक्स कलेक्टर। अदर सोर्सेज कौन से हैं? कस्टम्स, टोल्स, टैक्सेस ऑन द प्रोफेशंस, माइंस, फॉरेस्ट, सॉल्ट पैन्स एक्सेट्रा। तो ये अदर सॉर्ट ऑफ टैक्सेस हैं यहाँ पे। लैंड रेवेन्यू की बात करें, कितना-कितना लैंड रेवेन्यू है और किस तरीके से यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था। राजा फर्स्ट की रेन की बात करें तो स्टेट जो है वो 1/3 ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल, अगर टोटल 100 केजी प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका 1/3 यहाँ पे जो है वो टैक्स के तौर पे कलेक्ट कर लिया जाता था। असेसमेंट जो है वो जो बेस्ड होता था वो पुराने टाइम में जो यहाँ पे राजा फर्स्ट और कुलोतुंगा फर्स्ट के अंडर में लैंड सर्वेज हो चुके थे, डिटेल लैंड सर्वेज जिसमें एवरेज निकाला जाता था, उसके बाद यहाँ पे उसके बेसिस पे इनको लगाया जाता था टैक्सेस कि कौन सी ज़मीन फर्टाइल है, कौन सी लेस फर्टाइल है और कौन सी यहाँ पे जो है वो बंजर है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। नेक्स्ट, अब पीरियोडिक रिवीजन हो रहे हैं लैंड क्लासिफिकेशन का कि माइट बी पॉसिबल कि जो लैंड फर्टाइल है कंटिन्यूअसली यूज़ के साथ-साथ जो है वो क्या होती जा रही है, अनफर्टाइल या फिर लेस फर्टाइल होती जा रही है। साथ ही साथ कोई यहाँ पे एक ऐसी लैंड है जो पहले कल्टीवेशन में नहीं थी, अब उसको यहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को पीरियोडिक रिवीजन यहाँ पे करते थे। लेबर की बात करेंगे तो यहाँ पे अनपेड लेबर, जिसको यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, सर्वडम बोला जा सकता है या फिर मैनुअल लेबर बोला जा सकता है। इसको एम्प्लॉय किया जाता था यहाँ पे। अब जो भी एम्परर्स थे यहाँ पे, उनके जो अंडर में जो चीफ्स थे, मिलिट्री चीफ्स थे, उनके लिए यहाँ पे जो पीपल्स हैं वो यहाँ पे काम करते थे अनपेड, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती थी। और कुलोतुंगा ने टोल्स को एबॉलिश कर दिया था, तो इसके लिए वो जाने जाते थे, तो ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अक्रॉस दी एरियाज़ यहाँ पे हो पाया। पब्लिक वर्क्स की बात करेंगे, तो मोस्टली अगर यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो लैंड रेवेन्यू है, लेकिन साथ ही साथ जो अदर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो ट्रेड है और उसमें आपको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, रोड्स, ब्रिजेस एंड द फेरीज़, सो दैट अनहिंडर्ड तरीके से यहाँ पे पीपल जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया तक मूव कर पाएँ और मूव करने के साथ-साथ ट्रेड ज़्यादा होगा और ज़्यादा ट्रेड होगा तो आपको ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम को भी सेटअप किया गया था, यहाँ पे डैम्स बनाए गए थे यहाँ पे टू डाइवर्ट वाटर इनटू दी स्मॉलर चैनल्स और आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स, टैंक्स एंड वेल्स भी बनाए गए थे। बिकॉज़ पेनिनसुलर एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है वो नॉन पेरेनियल सोर्स ऑफ रिवर है और नॉन पेरेनियल सोर्स ऑफ रिवर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जब साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे आता है, तभी उसमें ज़्यादा पानी होगा, अदरवाइज़ जो है पानी का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो थ्रू आउट द ईयर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए इस टाइप की सारी चीज़ों को यहाँ पे अरेंज किया जाता था। नेक्स्ट इज़ लोकल रेवेन्यू। तो लोकल रेवेन्यू को बोला क्या जाता था? कदमबाई। और यहाँ पे एक ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका नाम था तंदोबम। अब इसको यहाँ पे असिस्ट करने के लिए विलेज असेंबलीज़ जो थी, वो यहाँ पे उनको बनाया गया था कि वो कोऑर्डिनेट करेंगी। एक्चुअल में जो भी रेवेन्यू कलेक्शन है, वो सारी चीज़ें जो है वो विलेज असेंबलीज़ असिस्ट कर रही हैं और टेक्निकली जो सारा एस्पेक्ट देखेगा कितना रेवेन्यू आया और वो जो लैंड मेजरमेंट के बेसिस पे यहाँ पे एनालाइज़ करके सारी कैलकुलेशंस करेंगे, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे और फाइनली वो कलेक्ट कर लेंगे रेवेन्यू को। करेंसी कौन-कौन सी यूज़ होगी? तो बड़े ट्रांज़ैक्शन के लिए गोल्ड, छोटे ट्रांज़ैक्शन के लिए सिल्वर और सबसे ज़्यादा डे टू डे ट्रांज़ैक्शन के लिए कॉपर यूज़ होगी। तो गोल्ड कॉइन्स जो है वो एक्सट्रीमली रेयर हैं, दैट शोज़ यहाँ पे कि ऑब्वियसली गोल्ड कॉइन जो बाद में मिंट भी कर दिए गए थे यहाँ पे या फिर उसको यहाँ पे मेल्ट करके कुछ और चीज़ों में यूज़ कर लिया गया था। तो गोल्ड कॉइन्स रेयर थे, दैट मीन्स जो इकोनॉमी है, बड़े ट्रांज़ैक्शन काफ़ी कम होते थे। सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो देखने को मिलते हैं कॉपर कॉइन्स, वो अबंडेंस में थे। दैट मीन्स छोटे लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड देखने को मिला है। ट्रेड और कैपिटल की बात करेंगे तो जो अर्ली चोला कैपिटल है उसका नाम है उरैयूर। अब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बन जाती है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर भी है ये कॉटन टेक्सटाइल का, तो ये भी अनदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अब बात करते हैं ओवरसीज एम्पायर ऑफ द चोला। ये बहुत ही एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है या फिर आप बोल सकते हैं कि ये एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि चोला सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इंडियन डायनेस्टी है जिसका एक ओवरसीज एम्पायर था, मीन्स आउटसाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ऑलरेडी हमने देखा था किस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में, श्रीलंका में उन्होंने कंट्रोल किया था अंडर द वेरियस चोला रूलर्स। डेवलपमेंट ऑफ सी पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यही रीज़न है कि सी पोर्ट्स को एस्टैब्लिश करने के बाद आप यहाँ पे ओवरसीज़ एरियाज़ में आप जा सकते हो, वहाँ पे एक्सपेंशन कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो कौन-कौन से सी पोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है? तो पुहार, जिसका नाम है कावेरीपट्टिनम। अब ये कौन-सा है? तो ये कावेरी रिवर के पास में यहाँ पे लोकेटेड है और ये मेजर सेंटर है ट्रेड का। इवन जो यहाँ पे वेरियस
अदर राइटर्स हैं यहाँ पे, फॉरेन राइटर्स है, फॉर एग्जाम्पल द पेरिप्लस ऑफ द इथ्राइटियन सी, तो उनके में भी यहाँ पे मेंशन है, और शिलापादिकरण जो है उनके में भी यहाँ पे मेंशन है, और शिलापादिकरण को लिखा किसने? इलांगो अधिकल। तो ये भी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो पेरिप्लस ऑफ द इथ्राइटियन सी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सोर्स है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे क्या था? एक लाइट हाउस था, कस्टम्स थे, यहाँ पे वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज थी। तो जो भी पोर्ट में ट्रेड के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल थी। अपार्ट फ्रॉम दैट महाबलीपुरम, शय्यूर एंड कोरकई ये सारे और भी पोर्ट्स थे जो हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे ट्रेड करने में। ट्रेड कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो चाइना ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ईस्ट में टू द पर्शिया एंड द अरेबिया एंड द वेस्ट। तो पूरे ही ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगह यहाँ पे ये लोग ट्रेड करते थे। मेन इंपोर्ट्स और ट्रेडर्स कौन-कौन से थे? तो मेन आइटम ऑफ इंपोर्ट जो हम मंगवाते थे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हॉर्सेस, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एरिया था कॉन्टिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट में रहता था विद द वन प्रिंसिपैलिटीज़ टू द अनदर, और यहाँ पे जो हॉर्सेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कैवलरी जिसको यहाँ पे बोला जाता है। और इंडिया में अच्छे नस्ल के यानी अच्छी ब्रीड के हॉर्सेस नहीं मिलते, इसीलिए हमको यहाँ पे डिपेंड करना पड़ता था अरब्स और यहाँ पे अदर ट्रेडर्स पे, जो कि आउटसाइड इंडिया हैं, वो हमको अच्छे हॉर्सेस प्रोवाइड करवाएँगे, स्पेशल सेंट्रल एशिया एंड द वेस्ट एशिया। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेन ट्रेडर्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो उनको बोला क्या जाता था? एज़ अ ननातेसीज़, दैट इज़ जो इस एरिया में रहने वाले नहीं हैं, जो बाहर से यहाँ आए हैं। अब कुछ टेक्स्ट नेम और इसके पर्पस को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोर्स बन जाता है, और यूजीसी नेट टाइप के एग्जाम्स में जहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भर-भर के पूछा जाता है, वो वहाँ पे इस टाइप के ही मैच द फॉलोइंग्स डायरेक्टली आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्पेसिफिकली जहाँ पे भी आपके नोट्स हैं चोला एम्पायर के, वहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। आयाम जो है सर वो रेवेन्यू है यहाँ पे। साथ ही साथ अजीविकाशु, टैक्सेस ऑन द अजीविकास, जो सेक्ट थे यहाँ पे। ददीरी, टैक्स ऑन द शॉप्स। किदकसु, टैक्स ऑन द मेल एनिमल्स। कदमई और द कुदमई, लैंड टैक्स है, अब ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। मग्नमई, टैक्स ऑन द ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ एंड द पॉटर। महाराजमदी, टैक्स ऑन द ट्रीज। पदिकवल, प्रोटेक्शन ऑफ द विलेजेस। पेवारी, टैक्सेस ऑन ऑयल मैन। पनेवरी, टैक्सेस ऑन हाउस। वशीलत्रम, टैक्स ऑन द एंट्री। वरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोला जाता था। लास्ट है वरित पोतक कनक, रजिस्टर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो अगेन ऑल फैक्ट्स हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा फैक्ट्स हैं, तो एक बार में याद नहीं होंगे, 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, और जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, अदरवाइज ये आपके ऊपर है, कंप्लीटली आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी टाइप के यहाँ पे जो है फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट में। अब चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ, वो है चोला मिलिट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे मिलिट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे आसपास वाले एरियाज़ में। तो स्टैंडिंग आर्मी की बात करते हैं, तो कौन-कौन सी कंपोज़िशंस यहाँ पे बात करेंगे, तो एलिफेंट्स भी थे, कैवल्री भी थी और इन्फेंट्री भी देखने को मिलती है। आर्मी स्ट्रेंथ जो यहाँ पे है वो 1,50,000 बताई जाती है, और उसमें से 60,000 जो है यहाँ पे वो एलिफेंट्स भी हैं। चीफली कंपोज्ड ऑफ द कैकोला और द सेंगुंदार। अब ये जो यहाँ पे एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में यहाँ पे जो पीपल्स हैं, उन एरिया से लिए गए हैं, तो वो लोग यहाँ पे आएँगे। साथ ही साथ रेजिमेंट्स की बात करेंगे तो 70 रेजिमेंट्स देखने को मिलती है चोला एम्पायर में, यानी जो स्टैंडिंग आर्मी है उसमें, और ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस में मेंशन की गई है यहाँ पे। इवन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है जिनको पैसे देके यहाँ पे लड़ाई के लिए तैयार किया जाता था, या वो पार्टिसिपेट करते थे यहाँ पे, और वो सिविल लाइफ यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन कभी भी अगर यहाँ पे नॉर्मली कभी ज़रूरत पड़ जाती थी, तो उनको पैसे देके यहाँ पे फाइट भी करवाई जाती थी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रांट्स हैं, वो भी टेम्पल्स को दी जाती थी यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल हैं, वो सपोर्ट में लिए जा सके। स्पेशल यूनिट्स की बात करेंगे, दैट इज़ वेलिकरास, तो बॉडीगार्ड्स ऑफ द किंग टू वॉज टू डिफेंड हिम एंड वर रेडी टू बर्न देमसेल्व्स ऑन हिज फ्यूनरल पायरे। तो इस टाइप की चीज़ें भी यहाँ पे देखी गई हैं। इसको बोला क्या है? वेलाइकरास, ठीक है? ये किंग्स के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे। ट्रेनिंग एंड कैंटोनमेंट्स की बात करेंगे तो सोल्जर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन में रखा जाता था यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं और उनको उठा के यहाँ पे फाइट के लिए तैयार कर दिया। नहीं, प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी थी जिसका काम ही ये था डिफेंड करना यहाँ पे और अटैक करना। साथ ही साथ इनको कैंटोनमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे कैंट्स होते हैं, वहाँ पे सोल्जर्स रहेंगे, यहाँ पे आर्मी रहेगी। इसी तरीके से उनके लिए भी अलग क्वार्टर्स यहाँ पे बनाए जाते थे। कैवेलरी की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसको जो अरेबियन हॉर्सेस थे ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी अच्छी ब्रीड के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में अच्छी ब्रीड नहीं है, तो बाहर से मंगवाए जाते थे, और अरेबियन हॉर्सेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनकी जो स्टैमिना है बहुत ज़्यादा थी, और वो रग्ड टेरेन में भी यहाँ पे क्लाइंब कर सकते थे और फास्ट यहाँ पे रन कर सकते थे। हॉर्सेस स्ट्रगल टू सर्वाइव, लेकिन प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे, क्योंकि साउथ इंडिया का जो क्लाइमेट है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर का कंट्रास्ट ज़्यादा था, इसीलिए सर्वाइव करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, और यही रीज़न था कि कंटिन्यूअसली मंगवाने पड़ते थे।
मर जाते थे या फिर कोई घोड़े यहाँ पे और वो वॉर में होता था, बैटल्स में उनको चोट लग जाती थी, इस तरीके से यहाँ पे जो हॉर्सेस हैं उनको कंटीन्यूअसली सप्लाई रहनी चाहिए थी, स्टॉक में रहने चाहिए थे यहाँ पे। नेक्स्ट लीडरशिप और कमांडर्स की बात करेंगे तो किंग और प्रिंसेस जो हैं यहाँ पे मेन आर्मीज़ को लीड करेंगे यहाँ पे। अब इसमें कौन-कौन से आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हम फैक्ट्स की बात करेंगे तो राजादित्य एंड द राजाधिराजा वो बैटल में ही उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। तकोलम एंड द कोपन रिस्पेक्टिवली यानी जो राजादित्य थे वो तकोलम बैटल में और राजाधिराज जो थे वो कोपम बैटल में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। कमांडर्स को यहाँ पे जो रैंक थी फॉर एग्ज़ाम्पल नायकास बोला जाता था, सेनापतिस एंड द महादंड नायका। तो ये जो नेम्स हैं, टाइटल्स हैं, उनसे यहाँ पे लीडरशिप और कमांडर्स को यहाँ पे बोला जाता था या फिर रैंक्स दी जाती थी डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलैरिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर ब्रेवरी। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये जो सोल्जर्स बहुत ही अच्छा काम करते थे उनको अवार्ड दिया जाता था, साथ ही साथ यहाँ पे जो टाइटल्स हैं उनको ग्रांट किए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्षत्रिय शिहामणि तो ये एक टाइटल है जो यहाँ पे ब्रेवरी के लिए दिया जाता था और बहुत ही यहाँ पे अच्छे से मेंटल प्रिपेयर्डनेस के लिए दिया जाता था। बारबैरिटी इन वॉर की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्रुएलिटी क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप वॉर को नहीं जीत पाओगे। इवन जो वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस हैं जहाँ पे भी अटैक करते थे उनको भी नहीं छोड़ा जाता था और वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा डिसऑनर किया जाता था। नेवी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जब आपका ओवरसीज़ एम्पायर है तो आपकी स्ट्रॉन्ग नेवी होनी ही चाहिए और वो कहाँ पे स्टेशन थी कोरोमंडल एंड दी मालाबार कोस्ट पे। तो अब अगर मैं कोरोमंडल और मालाबार की यहाँ पे बात करूँ तो एक है वेस्टर्न कोस्ट होता है और एक होता है ईस्टर्न कोस्ट, ओके? तो दोनों पे ही यहाँ पे सो कोंकण, कन्नौज, मालाबार, मालाबार ये वाला रीजन आ जाएगा यहाँ पे, ये मालाबार एरियाज़ है तो यहाँ पे भी स्टेशन है आपकी नेवी और कोरोमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु वाला है यहाँ पे, वहाँ पे भी आपकी नेवी स्टेशन है सो दैट कहीं से भी अगर कोई आ जाएगा तो आप अपने से अच्छे से डिफेंड कर सकते हो यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है, जिसको यहाँ पे चोला लेक के नाम से जाना जाता था, इतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो मर्चेंट वेसल्स थे सर वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड किए जाते थे दी आर्मी और वो उनको यूज़ किया जाता था आर्मी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेवल फाइट्स वर डिस्क्राइब्ड एज़ द लैंड बैटल्स फॉट ऑन दी शिप डेक्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नेवी की प्रेजेंस बताती है यहाँ पे। ओवरसीज़ कॉन्क्वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने श्रीलंका जिसको अनुराधापुरा बोला जाता है, मालदीव्स जिसमें 12,000 आइलैंड्स थे और श्रीविजया किंगडम जिसको जावा एंड सुमात्रा जो कि हमारा साउथ ईस्ट एशिया का यहाँ पे पार्ट आ जाएगा तो वो भी हमने देखा था कि चोला इज़ द ओनली डायनेस्टी जिसका ओवरसीज़ एम्पायर इंडिया में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लिटरेरी अचीवमेंट्स की यहाँ पे, तो लिटरेरी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रवेश करी थी और यहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो तमिल लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन-कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज़ कलिंगता पुरानी। अब ये जो यहाँ पे इसके राइटर कौन है? जया गोंदार यहाँ पे राइटर है और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि चोलास एम्प्रेस की जीनोलॉजी क्या है, एक के बाद कौन-कौन आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो उनकी ओडिशा वाली कैंपेन थी जिसको कलिंगा कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है, कुलोतुंगा की और यहाँ पे बताया गया था कि आर्मी किस रूट से यहाँ पे कैंपेन को यहाँ पे गई थी सक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है शिवा किसदामनी। अब यहाँ पे इसको किसने लिखा है? किरुकादेवार इन दी 10th सेंचुरी एडी में इन्होंने लिखा है। संस्कृत ट्रांसलेशंस की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्कृत वर्क जो है उनको तमिल में ट्रांसलेट किया गया है सो दैट यहाँ पे जो पीपल हैं कैन बी ईज़िली एबल टू केम अक्रॉस दिस इन्फॉर्मेशन जो अभी तक उनके पास एक्सेसिबल नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कंबन जो है उन्होंने रामायण को ट्रांसलेट किया है तमिल लैंग्वेज में इन 12th सेंचुरी एडी सो दैट जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द रामायण वो लोकल पीपल्स के पास यहाँ पे एक्सेसिबल हो पाए। कोताकोतान की बात करेंगे तो ये विक्रमाचोला कुलोतुंगा सेकंड एंड द राजराजा सेकंड के यहाँ पे कोर्ट पोएट थे, जिसको यहाँ पे बोला जाता है एक तरीके से यहाँ पे रूलर्स ने अपॉइंट किया था और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे एम्पायर हिस्ट्री लिखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एम्पायर में हो रहे हैं। ग्रामर एंड जैन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी देखने को मिलता है, कुछ ग्रामर बुक स्पेसिफिकली जो है यहाँ पे वो देखने को मिलती हैं। विरा सोलियम बाय दी बुद्धामित्रा, नन्नूर बाय दी पवन नदी, लास्टिस जनरल लिटरेचर यपरुंगलाम यपरुंगल Karaikai by the Amrit Sagra. So might be possible my pronunciation is not correct, but yes, that is the name. Yaparungak Karaikai by the Amrit Sagra. तो ये जैन लिटरेचर हैं जो कि चोला एम्पायर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हैं।